एक 10 साल का मासूम सा दिखने वाला बच्चा एक 5 स्टार होटल के सामने खड़ा हुआ था और वह बड़ी ही गौर से होटल से बाहर निकलने वाले अमीर लोगों को देख रहा था। तभी यहाँ पर एक विजय नाम का करोड़पति व्यक्ति होता है। उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर सोचने लगता है कि शायद बच्चा भूखा है और इसे कुछ दे देता हूँ। ऐसा सोचकर वह उसके पास आता है और उसे अपने पास से कुछ छोले पैसे देने लगता है। कहता कि ये लो बेटे, कुछ खा लेना। लेकिन तभी वह बच्चा उस सेठ की तरफ देखता है और कहता है कि साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा कह क्या रहा है, जबकि इसके कपड़ों को देखकर तो लग ही रहा है कि ये भिखारी है और भीख मांगा करता है और इसी वजह से इस 5 स्टार होटल के सामने खड़ा हुआ है। तो उससे पूछता है कि बेटा, क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो सेठ होता है वो उसे कुछ ज़्यादा पैसे देता है और कहता है कि बेटा ये लो, मेरे ख्याल से इन पैसों से तुम्हारा काम हो जाएगा। कौन था वह बच्चा और किस वजह से ये अमीर व्यक्ति उसकी कहानी सुनने के बाद उसे ज़्यादा पैसे दे गया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है जिसका नाम है राजू। राजू के पिता एक कंपनी में काम किया करते हैं, प्राइवेट कंपनी है, और अच्छी तरह से अपने परिवार को पाल रहे हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से राजू के पिता और उसकी माँ दोनों के दोनों जब शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाते हैं तो उसी दौरान एक हादसे में वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब एक साथ में ही माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो उसके बाद जो राजू होता है वो पूरी तरह से अकेला हो जाता है और वहां पर उसका कोई भी सहारा नहीं रहता। अब जो राजू के पिता थे वह लोगों से हंस बतियाया करते थे और अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया करते थे। तो यहाँ पर कुछ दिनों तक तो जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वो राजू को सहारा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके वो भी पीछे हटने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि राजू को अनाथ आश्रम भेज दो, वहाँ पर रह लेगा और वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तभी जब राजू को ये बात पता चलती है कि वो लोग उसे अनाथ आश्रम भेजने की बात कर रहे हैं तो राजू अपने घर को छोड़कर भाग आता है। क्योंकि जो राजू था उसने अनाथ आश्रम के बारे में पहले से ही पता कर रखा था, क्योंकि जब उसके पिता रहा करते थे तो वो एक बार अनाथ आश्रम गए थे, तो उसे अनाथ आश्रम से एक अजीब सा डर लगा करता है और इसी वजह से वह अपने घर को छोड़कर भाग आता है। यहाँ पर भागने के बाद अब वह इधर उधर घूमा करता और जहाँ पर भी उसे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए मिल जाया करता तो खा लिया करता और सड़क किनारे लेटकर आराम किया करता। धीरे धीरे उसे लगभग 4 से 5 दिन बीतते हैं, लेकिन 4-5 दिन में उसे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और फिर वो सोचने लगता है कि यार ऐसे तो समय व्यतीत नहीं होगा, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरा जीवन व्यतीत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो राजू था वह भीख नहीं मांग पाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग जो बच्चे थे छोटे छोटे ऐसे ही राजू की तरह के ही, वह भी रोडों पर सोया करते थे और वह तो भीख मांगकर खा लिया करते थे। लेकिन राजू की हिम्मत नहीं होती है भीख मांगने की, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया कि बेटा, मेहनत करने से ही जिंदगी पार हुआ करती है। पिता की इस बात को सोच सोचकर वह भीख नहीं मांग पाता है और तभी यहाँ पर जो राजू होता है वह एक दिन हिम्मत करके खुद से काम मांगने के लिए इधर उधर जाने लगता है। कई जगह पर वो जाता है, लेकिन चूंकि उसकी उम्र 10 साल थी तो उसे कोई भी काम नहीं देता है और इसी वजह से वह एक दिन उदास बैठा हुआ था और रोड के दूसरी तरफ एक गैरेज था। गैरेज को एक सरदार जी चलाया करते थे। अब जैसे ही वो सरदार जी राजू को उदास बैठा हुआ देखते हैं तो एकदम से उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है और इसके खाने पीने का इंतजाम आज नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं राजू को आवाज़ लगाते हैं और अपने गैरेज पर बुला लेते हैं। यहाँ पर बुलाने के बाद वो कहने लगते हैं, बेटा क्या तू खाना खाएगा? लेकिन तभी जो राजू होता है वो कहता है कि खा तो लूंगा, लेकिन मुझसे आपको कुछ ना कुछ काम करवाना होगा, उसके बाद ही मैं खाना खा सकता हूँ। अब ये बात सरदार जी को बहुत ही अच्छी लगती है और इसी वजह से यहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तो तू पहले खाना खा ले और उसके बाद तुमसे कुछ ना कुछ काम जरूर मैं करवाऊंगा। ऐसा कहकर जो सरदार जी होते हैं वो पहले तो उसे खाना खिलाते हैं भरपेट, और जब राजू का पेट भर जाता है तो उसके बाद सरदार जी उससे मना करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटा, आपको काम करने की जरूरत नहीं है,
आप आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद राजू उनसे कहने लगता है कि नहीं सरदार जी, काम तो आपको मुझे बताना होगा, चाहे कोई भी काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए जिससे मैं कम से कम ये समझूं कि मैंने भीख की नहीं खाई है, मेहनत की खाई है। ये बात सुनकर सरदार जी और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसके बाद उससे खामाखाई एक छोटा सा काम करवा देते हैं जो काम को करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके एक शीशे को साफ करने के लिए वो बोल देते हैं। उसके बाद राजू बड़ी मेहनत से उस शीशे को साफ करता है और साफ करने के बाद कहता है कि ठीक है साहब, ये तो हो गया, और भी कोई काम हो तो और बता दीजिए। लेकिन तभी यहाँ पर सरदार जी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, इतना ही काफी है और जितना तुमने खाना खाया है उसके हिसाब से काफी है। हाँ, अगर तुम्हें रोज खाना खाना हो तो यहाँ पर आ जाया करना, मैं तुम्हें खाना भी खिला दिया कर दूंगा और तुम्हारे लायक कोई ना कोई काम भी तुम्हें बता दिया करूंगा। अब ये राजू के लिए एक पहली सीढ़ी थी जिस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ना चाहता था और इसके बाद यहाँ पर राजू रोज के रोज आने लगता है और रोज के रोज आकर अब सरदार जी उसे छोटा मोटा वैसा भी काम पकड़ाने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर सरदार जी कभी गाड़ी के नीचे कुछ काम कर रहे हैं तो कोई पाना चाबी बुलाने के लिए उसे बुला लेते हैं, कहते हैं कि बेटा फलाने नंबर का पाना ले आ। राजू इन सभी कामों को करता बड़ा ही खुश होता है और यहाँ पर इस गैरेज के ऊपर काफी ज्यादा अमीर लोग भी आया करते हैं और उन्हें देखकर वह बहुत कुछ सोचा करता है। जब भी राजू को कभी टाइम मिला करता तो राजू बड़े बड़े होटलों पे जहां पर अमीर लोग लगातार आए जाया करते हैं वहां पर खड़ा हो जाता और अमीरों को देखकर सपना देखा करता है कि मैं भी किसी दिन इसी तरह से अमीर बन गया तो कितना अच्छा होगा। ऐसा ही सोचते हुए वह एक दिन एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल पर खड़ा हुआ था और तभी वहां से उस होटल के अंदर से एक शख्स निकलता है जिसने अच्छे से सूट बूट पहन रखे हैं और सूट बूट पहनकर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी नजर राजू पर पड़ जाती है। अब राजू चूंकि एक मैकेनिक की दुकान पर काम किया करता है तो इसी वजह से राजू के जो सारे कपड़े हैं वो पूरी तरह से गंदे हो रखे हैं और यहाँ पर जैसे वो अमीर सेठ जिसका नाम विजय होता है वह राजू को देखता है तो देखते ही समझ जाता है कि शायद ये कोई भिखारी बच्चा है और शायद इसे भूख लगी होगी जो इस 5 स्टार होटल के सामने खड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर वह एकदम से उसके पास आता है और उसके पास कुछ खुले पैसे होते हैं, उन्हें उस बच्चे की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि ये लो बेटे, कुछ खा लेना। लेकिन तभी यहाँ पर जो राजू होता है पहले तो उन पैसों की तरफ देखता है और फिर उस अमीर व्यक्ति की तरफ देखता है, कहता है कि साहब मैं भिखारी नहीं हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि भिखारी क्यों नहीं है और ऐसी बात इसने क्यों कही है। उसके बाद वह उससे पूछने लगता है कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा, क्या तुम भिखारी नहीं हो? तो यहाँ पर वह कहता है कि नहीं साहब मैं भिखारी नहीं हूँ। तो वो कहने लगता है कि फिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तो उसके बाद जो राजू होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर देखा करता हूँ कि किस तरह से अमीर लोग रहा करते हैं, किसी दिन मुझे भी इतना ही बड़ा आदमी बनना है, मैं अपनी जिंदगी में कामयाब होकर जरूर से रहूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अमीर सेठ होता है वो पूरी तरह से इंप्रेस होता है और कहता है कि क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? तो यहाँ पर जो राजू होता है वह पूरी कहानी उसे बता देता है और इस कहानी को सुनने के बाद जो वह अमीर सेठ होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है। बच्चे ने जैसे अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह से वो अपने पिता के साथ माता के साथ खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक ही झटके में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसके बाद उसने भीख भी मांगी थी, लेकिन भीख मांगना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके पिता भी कहा करते थे। तो इसी वजह से अब वह मेहनत किया करता और मेहनत करके ही अपनी जिंदगी को बनाना चाहता है। यहाँ पर जो राजू होता है उसके जज्बे को देखकर जो अमीर सेठ विजय सेठ होता है वो अपने पास से 500 रुपए निकालता है और 500 रुपए उस बच्चे को दे देता है। कहता है कि ये ले, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये ना तो कोई भीख है और अगर तू इन पैसों से कामयाब हो जाता है तो ही मानूंगा तुम्हें। ऐसा कहकर वह सेठ उसे 500 रुपए देता है और इन 500 रुपयों को लेकर राजू सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर राजू 2 से 3 दिन तक उन पैसों को अपने पास ही रखता है और पास रखने के बाद दिमाग लगाकर छोटा मोटा धंधा करने की सोचता है। दरअसल एक चौराहे पर जहाँ पर आसपास कोई भी दुकान नहीं थी और वहाँ पर अक्सर लोगों को पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, उस चौराहे पर और भी कोई पानी बेचने वाला नहीं था, तो राजू सोचता है कि क्यों ना पानी की बोतलें यहाँ पर बेची जाए। ऐसा सोचकर राजू दूसरे दिन के समय में पानी की बोतल खरीदता 500 रुपए की और उनको खरीदने के बाद उस चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है। एक जगह फुटपाथ पर उसने अपनी वो पानी की बोतल रख ली थी और छोटी सी एक दुकान खोल ली थी। अब यहाँ पर इस चौराहे के ऊपर जो भी व्यक्ति आकर रुकता है वो भागकर राजू से पानी लिया करता है और यहाँ पर उसका पानी बहुत जल्द से बिक जाता है। इसके बाद राजू दोबारा से पानी खरीद कर लेकर आता है और उसके बाद भी बहुत जल्द से उसका पानी बिक जाता है। ऐसा कर करके शाम तक राजू ने उन 500 रुपयों को 700 रुपयों में कन्वर्ट कर लिया था और यहाँ पर यह उसके लिए एक दूसरे नंबर की सीढ़ी थी जिससे वह ऊपर चढ़ सकता था। इसके बाद जो राजू होता है उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। धीरे धीरे राजू ने वहां पर एक छोटा
छोटी सी पेटी लाकर रखी, जिस पेटी के अंदर पानी को ठंडा रखा जाए और वहां पर अच्छी तरह से पानी बेच बेच कर जब वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है तो उसके बाद राजू और भी चौराहों पर ऐसे ही छोटी छोटी दुकान लगाकर अपने कुछ ऐसे ही साथियों को बिठा देता है जो कि कभी उसके साथ भीख मांगा करते थे। उन्हें कमीशन बेस पर वो काम देता है और वो लोग भी उसे पैसा कमा कर देते हैं। धीरे धीरे करके राजू के पास जब 2 साल कंप्लीट होते हैं तो इतना बड़ा काम हो जाता है कि वह अब अपने लिए एक छोटी सी पानी की फैक्ट्री खोलना चाहता है, यानी कि जिसमें पानी की बोतलें पैक होती हैं, आरओ का पानी बनाया जाए और पूरा के पूरा अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है। यहाँ पर जो उसके साथी थे वो लोग भी उसका साथ देते, उसका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत कर, हम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो राजू होता है वो कैसे भी करके अब इस फैक्ट्री को खोल ही लेता है और इस फैक्ट्री को खुलते ही यहाँ पर राजू की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग जब 15 साल बीते हैं तो 15 साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा बदल गया था जिसके बारे में राजू ने भी कल्पना नहीं की थी कि वो इतना बड़ा आदमी बन सकता है। उसका जो पानी का ब्रांड है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है और उसके बाद अब उसके पास काफी बड़े बड़े ऑर्डर आया करते हैं और उसे तो फुर्सत ही नहीं मिलती ऑर्डरों को पूरा करने से और कई करोड़ रुपए की उसकी कंपनी हो गई है। अब मुंबई के अंदर ये नया चेहरा था जो कि निखर रहा था। हर जगह पर उसकी पानी की बोतलें दिखा करती हैं, चाहे ट्रेन हो या फिर बस हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, कहीं पर भी जाकर देखो वहीं पर राजू की पानी की बोतल, उसी का ब्रांड छाया हुआ था। अब यहाँ पर जब ये इतना निखर जाता है, यानी कि इसका ब्रांड इतना पॉपुलर हो जाता है, तो उसके बाद एक जगह बिजनेसमैनों की मीटिंग होती है, यानी कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर उनसे उनकी कामयाबी की कहानी पूछी जानी थी। तो यहाँ पर नए नए बिजनेसमैन जो बने थे उन्हीं को वहां पर बुलाया गया था और कुछ अनुभवी बिजनेसमैन भी वहां पर थे। इसी वजह से राजू को भी निमंत्रण आता है और राजू इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है कि चलो आज मुझे एक मंच मिलेगा अपनी कहानी को दोहराने के लिए। और इसी बात को सोचकर यहाँ पर जो राजू होता है उस फंक्शन में चला जाता है। अब वहां पर जाने के बाद सभी उसे आर्यन आर्यन कहकर संबोधित कर रहे थे क्योंकि राजू ने अब तक अपना नाम बदल लिया था, क्योंकि राजू एक छोटे बच्चे का नाम लगता है और उसे लगा था जब उसने कंपनी खोली थी कि उसे अपना नाम बदलना चाहिए, तो इसी वजह से उसने अपना नाम आर्यन रख लिया था और यहाँ पर सभी लोग आर्यन के नाम से उसे जाना करते हैं। अब जैसे आर्यन वहां पर जाता है उसके बाद सभी लोग वहां पर आकर अपनी कामयाबी की कहानी बताते हैं और जब राजू का नंबर आता है तो राजू भी अपनी कामयाबी की कहानी बताता है और यहाँ पर वह उस जिक्र को भी करता है कि इस तरह से एक सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे जब मैंने उसे कहा था कि मैं भिखारी नहीं हूं। और जब यहाँ पर ये पूरा की पूरी कहानी कंप्लीट होती है तो वहां पर बैठे हुए ज्यादातर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे कि एक बच्चे ने कितना संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद आज वो इतना कामयाब हो चुका है। इन सभी बातों से एक पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके सफेद बाल हो गए थे और वह काफी ज्यादा उदास दिख रहा था, वह हल्का सा मुस्कुराने लगता है। अब सभी लोग इस बात को सुनकर भावुक हो रहे हैं, वह मुस्कुराता है और यहाँ पर जो राजू होता है उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। अब जैसे उस व्यक्ति को वो देखता है तो देखने के बाद उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है और उसके बाद वह वहां से स्टेज से उतरकर वो उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर जाने के बाद जब उसे नजदीक से देखता है तो देखते हुए उसे पहचान लेता है, क्योंकि यह व्यक्ति और कोई नहीं वही सेठ है जिस सेठ ने किसी दिन उसे 500 रुपए दिए थे। उसके बाद से आज तक भी वह सेठ को ढूंढता हुआ आ रहा था, लेकिन उस टाइम पर ये काफी छोटा था और उसके बाद जब ये अपने काम धंधे में लगा तो बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया और ना ही इसे यह पता था कि इनका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो आर्यन होता है वो कहने लगता है कि साहब आप वही सेठ होना। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो मुस्कुराते हुए सर हिलाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बात को सुनकर आर्यन पूछने लगता है कि आपकी आंखों में आंसू कैसे, आप तो बहुत बड़े पैसे वाले थे ना। तो यहाँ पर जो सेठ होता है वो अपनी आंखों के आंसू को पहुंचते हुए कहने लगता है कि हाँ बेटा, पैसे वाला तो था, लेकिन तेरी तरह का एक मेरा भी बेटा था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे वो बड़ा होता है तो नशे की लत में पड़ जाता है और उसके बाद एक दिन इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है कि उसने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया था। इस बात को कहते हुए यहाँ पर जो सेठ है वो रोने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो आर्यन होता है वो एकदम से उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलिए आपको स्टेज पर चलना है। अब चूंकि यहाँ पर इनका पूरा पैसा बर्बाद हो चुका था और ये अब इतने बड़े सेठ नहीं थे कि स्टेज पर जा सके, वो तो जैसे तैसे किसी के कहने पर यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि उनका पूरा कुछ बर्बाद हो चुका था और वह तो अब जैसे तैसे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो कुछ जानने वाले जो उनके सेठ होते हैं उन्होंने उसे यहाँ पर बुला लिया था कि एक दिन के खाने का इंतजाम तो अच्छी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जो आर्यन होता है विजय सेठ को अपने साथ ले जाता है और स्टेज पर चढ़ने के बाद एकदम से ऐलान करता है कि मेरी कामयाबी के पीछे जिस व्यक्ति
का हाथ था वह और कोई नहीं यही है। मैंने काफी ढूंढ रहा था लेकिन ये नहीं मिले, आज यहाँ पर मिल गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पिता हैं। मैं इन्हें पिता की तरह अपने साथ रखूंगा। यहाँ पर इस बात को सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है, लेकिन तभी उस शो को ऑर्गेनाइज करने वाला एक व्यक्ति जो होता है वो एकदम से माइक लेता है और माइक लेकर कहने लगता है कि विजय सर, आप ये बताइए कि आपने इस बच्चे के ऊपर उपकार किया, लेकिन जब ये अपनी कहानी बता रहा था तो आप आगे क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर जो विजय सर होते हैं वो माइक लेते हैं और माइक लेकर बताने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, इस बच्चे को उस टाइम पर मैंने इतने पैसे दिए थे कि जो मेरे एक टाइम के खाने के बराबर भी नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा रुपए का तो मैं खाना खा जाया करता था। वो पैसे उस टाइम पर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे और उन पैसों को मैंने देकर भला किस तरह से एहसान जता सकता था। ये बात सुनकर सभी लोग प्रभावित होते हैं और यहाँ पर विजय सर के लिए भी तालियां बजाते हैं। उसके बाद जो आर्यन होता है वो कहता है कि ठीक है सर, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ ही रखूंगा। अब यहाँ पर विजय सर, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर आर्यन के साथ चले जाते हैं और आर्यन उन्हें अपने आलीशान बंगले के अंदर रखने लगता है। यहाँ पर आर्यन विजय सर को लेकर उस सरदार जी के पास भी जाता है जिन्होंने सबसे पहली बार उनसे काम करवाया था और उसे खाना दिया था। यहाँ पर सरदार जी भी आर्यन की तरक्की देखकर बड़े खुश होते हैं और हर जगह उसकी तारीफ किया करते हैं। कहते हैं कि लड़का हो तो ऐसा हो, क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद भी आज तक मुझे नहीं भूला है और हर बार मुझसे मिलने के लिए आया करता है। यहाँ पर जब वे विजय सर को देखते हैं तो विजय सर को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि आर्यन बार बार सरदार जी से कहा करता था कि एक बार विजय सर मिल गए ना तो उसके बाद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन जब यहाँ पर इनको इसकी कहानी पता चलती है तो उसके बाद वो भी भावुक होते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये तूने अच्छा किया जो इनको तू अपने साथ रख रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो काम आता है ना उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और यही असली इंसानियत है। इस बात को सुनकर आर्यन मुस्कुराता है और उसके बाद आज तक भी विजय सर उसी के साथ रहा करते हैं और अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।